बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे मोल के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि मोल क्या होता है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब मोल के वाले से अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस के एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स हों, देन हम उसको बोलते हैं कि वो सब्सटेंस का क्या है, वन मोल। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि हमारे पास किसी सब्सटेंस के 6.02 into 10 की रेज़ 23 पार्टिकल्स हैं, देन वो सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, वन मोल। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं डजन के साथ। जैसे कि हम बोलें कि 1 डजन बनाना, तो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, 12। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम ये बात करें कि हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद हो 6.02 into 10 की रेज़ पावर 23, देन वो हमारे पास उस सब्सटेंस का क्या होगा, वन मोल होगा। ठीक हो गया। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें आ जाएगा ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बाद ग्राम फॉर्मूला, ग्राम आयन, और देन एंड में थोड़ा सा पढ़ेंगे मोलर मास के बारे में। ठीक हो गया। अब केमिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सब्सटेंसेस होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। जैसे सब्सटेंसेस में आ जाएगा एलिमेंट्स, मोलिकुलर कंपाउंड, या जिसको हम कह सकते हैं मोलिकुलर सब्सटेंस, उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और देन आयनिक स्पीशीज भी होती है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें किसी एलिमेंट के वन मोल की, देन हम उसको नाम देंगे ग्राम एटम का। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसी मोलिकुलर सब्सटेंस के वन मोल की, देन हम उसको नाम देते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। और इसी तरह जब हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की, देन हम उसको नाम देंगे ग्राम फॉर्मूला। और इसी तरह जब हमारे पास आयनिक स्पीशीज का वन मोल होगा तो देन हम उसको नाम देंगे ग्राम आयन का। अब ये होते क्या है, हम इनको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम एटम क्या होता है, उसके बाद हम इसके अंदर एग्जांपल्स को याद रखेंगे, और देन नंबर 3 पे अगर हमने किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को फाइंड करना हो, देन हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्राम एटम when atomic mass of an element is expressed in gram is called 1 gram atom, या सिंपली हम इसको बोलेंगे 1 mole of that element। मतलब कि ग्राम एटम हम किसको बोलते हैं, it is also called 1 mole of that element। मतलब जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे होंगे ग्राम एटम के अंदर, वो उस एलिमेंट का क्या होगा, 1 मोल होगा। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन के इतने ग्राम मौजूद हैं, देन हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 मोल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो देन कार्बन का 1 ग्राम एटम किसके इक्वल होता है, 12 ग्राम। किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कार्बन के हम 12 ग्राम लें, देन कार्बन के 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इस अगर एक और एग्जांपल ले लें हम यहाँ पे, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ये किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स के 1 ग्राम एटम लेते हैं, देन उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसी तरह हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम। कि मैग्नीशियम का जो 1 मोल है वो 24 ग्राम के इक्वल होता है, जबकि कार्बन का जो 1 मोल है वो 12 ग्राम के इक्वल होता है। अब इसकी क्या रीजन है, तो इसकी रीजन ये है कि जो मैग्नीशियम का एक एटम है वो कार्बन के एटम से क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो इसलिए जो हमारे पास मैग्नीशियम का 1 मोल होगा वो क्या होगा, कार्बन से ट्वाइस होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कि हमने किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को कैसे फाइंड करना होता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये भी आपने याद रखनी है बात। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स
या सिंपली हम इसको क्या देते हैं, मोल्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, ऊपर आएगा mass of element in gram। क्या देगा, mass of element in gram। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, atomic mass of that element, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब इसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट के हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हो, देन उस एलिमेंट का जितना हमें ग्राम में मास दिया गया होगा उसको डिवाइड करेंगे उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से, देन उसके हम मोल्स को यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन द मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम then it is called gram molecule, या सिंपल हम इसको बोलेंगे it is 1 mole of that molecule। ये उस मॉलिक्यूल का 1 मोल कहलाएगा। ठीक हो गया। तो ग्राम मॉलिक्यूल में जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल की बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, हम कहते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। अगर हमारे पास वाटर के कितने ग्राम मौजूद हैं, 18 ग्राम, देन हम इसको बोलेंगे कि ये वाटर का 1 मोल है। ठीक हो गया। इसी तरह हम कहते हैं 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर हमारे पास ग्लूकोज का जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा वो किसके इक्वल होता है, 180 ग्राम। अगर हम ग्लूकोज के कितने ग्राम लें, 180 ग्राम, देन वो ग्लूकोज के 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब ग्राम मॉलिक्यूल्स को फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम याद रखेंगे वो है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ऊपर आएगा mass of molecular substance, mass of molecular substance in gram divided by, क्या जाएगा हमारे पास, molecular mass of the substance। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसके नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हो, देन क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का जितना ग्राम में मास दिया गया होगा उसको डिवाइड करेंगे उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो देन हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है ग्राम फॉर्मूला। ग्राम फॉर्मूला बोलते हैं कि व्हेन फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड 1 ग्राम फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको, 1 ग्राम फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब 1 ग्राम फॉर्मूला में भी हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे। इसमें देखें आयनिक कंपाउंड आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं इसमें, आयनिक कंपाउंड, और उनके लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, फॉर्मूला मास। अब इसकी रीजन ये होती है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, हम इनके लिए मोलिकुलर मास वाले टर्म को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए इनके मास के साथ जो टर्म यूज करेंगे वो होती है फॉर्मूला मास। क्या होगी, फॉर्मूला मास। ठीक हो गया। एग्जांपल इसमें आ जाएगी हमारे पास 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। किसके इक्वल होगा, 58.5 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सोडियम के 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के, देन वो उसका क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कि 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो ये होगा हमारे पास 106 ग्राम। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का अगर हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है, देन उसके 1 मोल के इक्वल होती है। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट्स को कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम
फॉर्मूला यूनिट्स किसके इक्वल होगा, ऊपर आएगा हमारे पास mass of ionic compound in gram डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस। ठीक हो गया, मतलब उस आयनिक कंपाउंड का जितना ग्राम में मैस दिया होगा उसको हम डिवाइड करेंगे उसी सब्सटेंस के फॉर्मूला मैस के साथ, तो देन हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद ग्राम आयन की जब बात करते हैं तो इसमें आयनिक स्पीशीज आती है, मतलब ऐसे स्पीशीज होंगी जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। ठीक हो गया, तो ग्राम आयन को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि व्हेन आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशीज, कि जब हम किसी आयनिक स्पीशीज के आयनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें देन इट इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन। क्या बोलेंगे इसको, 1 ग्राम आयन। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन किसके इक्वल होगा, 17 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 17 ग्राम आ जाएगा। ठीक हो गया, अगर हम कहेंगे हमारे पास हाइड्रोक्सिल के 17 ग्राम है देन आप कहेंगे ये हाइड्रोक्सिल का 1 मोल होगा। ठीक हो गया, उसके बाद 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट आयन SO4-2, इसका मतलब है सल्फेट आयन, तो इसका मैच जो होता है हमारे पास वो होता है 96 ग्राम। अगर हमारे पास सल्फेट आयन के 96 ग्राम मौजूद है देन हम कहते हैं इसका 1 मोल होगा। ठीक हो गया, अब नंबर ऑफ ग्राम आयंस कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी आप याद करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम आयंस इज इक्वल टू, ऊपर आएगा मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ द आयनिक स्पीशीज। क्या आ जाएगा, जितना आयनिक स्पीशीज का ग्राम में मैस दिया होगा अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे उसी आयनिक स्पीशीज के फॉर्मूला मैस से, तो देन हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम आयंस आ जाएंगे, या सिंपली हम कह सकते हैं कि उस आयनिक स्पीशीज के क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो इसके अंदर अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, ठीक हो गया, एक फॉर्मूला फिर हम ये वाला पढ़ते हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला हमारे पास ये है और लिहाजा और उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला लिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन चारों फॉर्मूलाज के अंदर चूंकि हमारा कंसर्न है नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मतलब यहाँ पे भी तो मोल्स निकाल रहे हैं लेकिन किसके निकाल रहे हैं, एक एलिमेंट के मोल्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मोल्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास आयनिक कंपाउंड के मोल्स की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आयनिक स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन चारों फॉर्मूलाज को इकट्ठा करके एक कॉमन फॉर्मूला बनाते हैं जिसके अंदर हमने जिस भी स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना हो, चाहे उसको किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं या किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के हैं या आयनिक कंपाउंड के, हम देन उस फॉर्मूले को यूज करते हुए जो मोल्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, तो उसमें आप देखते हैं, हम कहते हैं अगर हमने किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो देन हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ऊपर हम क्या लेंगे, आ जाएगा गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, ऊपर क्या आ जाएगा, उस सब्सटेंस का गिवन मास जो कि किसमें दिया गया होता है, ग्राम के अंदर। ठीक हो गया, हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमने कहा था कि सब्सटेंसेस डिफरेंट टाइप्स की होती है, एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है, आयनिक कंपाउंड हो सकता है या आयनिक स्पीशीज हो सकती है। अब देखिए हमने क्या करनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। एक बात तो सब में कॉमन है कि ऊपर जो भी सब्सटेंस होगी उसका मास किसमें दिया गया होगा, ग्राम के अंदर। अगर यहाँ पे सब्सटेंस एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मास दिया हुआ है, देन हम इसको डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे सब्सटेंस जो दी गई अगर वो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, देन उसका जो ग्राम में मास गिवन होगा, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ,
मोलिक्यूलर मास के साथ, देन उसके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे जो सब्सटेंस दी गई है वो एक आयनिक कंपाउंड है, देन हम उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, उस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास के साथ। तो जब हम उसको फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे देन उस आयनिक कंपाउंड के भी क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो अब देखें हम इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। मजीद सिंपलीफाई कैसे करेंगे, अब देखिए हम कहते हैं कि ऊपर आएगा हमारे पास गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिख देंगे, कॉमन वर्ड लिखेंगे वो है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का क्या आ जाएगा नीचे मोलर मास। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टर्म की तरफ जो कि है मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, जैसे कि लास्ट लेक्चर भी हमने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि मोलर मास हम बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं मोलर मास। लेकिन आज इसकी एक और डेफिनेशन करते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन एटॉमिक मास मोलिक्यूलर मास आयनिक मास, या सिंपल इसको हम कह सकते हैं फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, कि जब हम एटॉमिक मास को, मोलिकुलर मास को या फॉर्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं देन उसको हम क्या बोलते हैं मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको मोलर मास। अब देखिए यहाँ से एक चीज और भी आप देख सकते हैं कि जो गिवन मास होता है ना इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं, जो मोलर मास होता है इसको कैपिटल एम से, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनको हम एम से शो करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम फॉर्मूला इसका ड्राइव करेंगे यहाँ से n इज इक्वल टू स्मॉल m, नीचे क्या आ जाएगा कैपिटल M, ये होगा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, नीचे m क्या होगा मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो लिहाजा यहाँ से मोलर मास का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, m इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले जाए और नंबर ऑफ मोल्स को इधर ले आए तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू m ओवर क्या आ जाएगा n। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम मोलर मास को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से इसका यूनिट देखें, हमारे पास जो ये वाला स्मॉल m है ये ग्राम में मास को शो कर रहा होता है, और यहाँ पे n है ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसके लिए जो हम यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं मोल। तो यहाँ से मोलर मास का यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट इसका आ जाएगा, देखिए ऊपर ग्राम है नीचे मोल है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा पर मोल, क्या बन जाएगा पर मोल। तो ये मोलर मास का यूनिट होगा। ठीक हो गया। तो जिस भी स्पीशीज का मोलर मास लिखेंगे उसके यूनिट के साथ यूनिट के तौर पे क्या लिखेंगे ग्राम पर मोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये था आज का टॉपिक, मतलब नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल नंबर 6 और 7 है। तो उसमें क्या हुआ, एग्जांपल नंबर 6 में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जिसमें सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स दिए होगा, सोडियम का मास दिया होगा और सिलिकॉन का मास दिया होगा। तो जस्ट आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए आपने उस एग्जांपल को सोल्व करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 के अंदर हमें मोल्स दिए हुए हैं। किसके मोल्स दिए हुए हैं, एक आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट, इसके मोल्स दिए हुए 10 की पावर -3 मोल्स दिए हुए। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इसके अपने गिवन मास निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे हमने मास निकालना होता है। तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला मास निकालने के बाद, फॉर्मूला मास निकालने के बाद और ये आएगा हमारे पास 120 ग्राम पर मोल। तो आपने क्या करना है मास निकालना है। तो यहाँ से हम मास को भी निकाल सकते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे इसको निकालना है ना, यहाँ से हमने मास को निकालना है ये वाला। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आ जाएगा मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय
क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप एग्जांपल नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह।